हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं, जो कि है एक्सक्रिएशन। तो सबसे पहले अपन को यह समझना है कि एक्सक्रिएशन होता क्या है। तो जितने भी और लाइफ प्रोसेस है उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मैं पहले भी समझा चुका हूं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब अपनी बॉडी में दो तरह के प्रोसीजर चलते हैं। कुछ चीजें बनने के प्रोसीजर जिन्हें फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, जिन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ चीजों के ब्रेक डाउन के प्रोसेस चलते हैं जिन्हें कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट बन जाते हैं और इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो जिस लाइफ प्रोसेस से ये वेस्ट बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। तो लाइफ प्रोसेस विच रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। गैसियस वेस्ट जैसे CO2, ठीक है। अब इसको अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अपने अंदर जो गैसियस वेस्ट होता है वो CO2 होती है, उसे अपन लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। प्लांट में जो गैसियस वेस्ट होते हैं प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इनके लिए तो कोई खास सिस्टम की अलग से नीड नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजीनस वेस्ट कहलाते हैं। और ये नाइट्रोजीनस वेस्ट अच्छे से सुनना आप, हर ऑर्गेनिज्म में पहले अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है ना, तो हर ऑर्गेनिज्म में जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है। अब उस ऑर्गेनिज्म के पास अमाउंट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है उसके बेसिस पर वो इस अमोनिया को क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है। अगर उनके पास अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास होता है, तो वो अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज करते हैं। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा कम है तो वो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अपन ह्यूमन जो होते हैं वो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया को क्या करते हैं? बॉडी के बाहर निकालते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास वाटर और भी कम हो वो अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलते हैं और फिर यूरिक एसिड को क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्सक्रिएशन में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है और जो गैसियस वेस्ट होते हैं वो तो स्टोमेटा प्लांट के केस में या फिर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उससे बाहर निकाल देंगे। लेकिन जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है, वैसे अमोनिया भी गैस ही होती है, लेकिन जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई अलग से एक सेट ऑफ सिस्टम होता है जिसे अपन क्या कहेंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू रिमूव दीज प्रोडक्ट। अब इन चीजों को बाहर निकालने के लिए भी सबके पास अलग अलग तरीके हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए चीजें बहुत सिंपल है। वो क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में सारी चीजें क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, क्योंकि चीजें अपने आप ही चली जाएगी। जैसे ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो यहां ज्यादा होगा तो अपनी हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ चीजें अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, तो वो यहां से होते हुए बाहर चली जाएगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसे रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ह्यूमन जो है वो किसका इस्तेमाल करता है? किडनी का इस्तेमाल करता है। तो ये अपना था एक्सक्रिएशन का इंट्रोडक्शन। अब अपन सबसे पहले एक्सक्रिएशन समझेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, देन अपन करेंगे किसमें? प्लांट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो ह्यूमन में जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। ह्यूमन में पहले अमोनिया बनती है और अपनी लीवर के अंदर उस अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और फिर उस यूरिया को ब्लड से बाहर सेपरेट करके यूरिन के फॉर्म में अपन बाहर निकाल देते हैं। और ये सब करने के लिए अपने पास एक सेट ऑफ ऑर्गन होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन का एक्सक्रिएटरी सिस्टम कुछ ऐसा होता है। अब देखो ये जब एग्जाम में आपके डायग्राम आते हैं तो आप कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, उस पर भी आप गौर करना। सबसे पहले देखो ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में दो किडनी होती है, मतलब वन पेयर किडनी होगी। किडनी को आपको बीन शेप का बनाना है, ना कि ऐसे ओवल शेप का बना दिया किसी दूसरे शेप का बना दिया। और इस किडनी के अंदर जितनी भी चीजें अंदर जा रही है या बाहर निकल रही है ये इस नॉच वाले पार्ट से ही निकलनी चाहिए। जो ये यहां पर बीच में ऐसे गैप रहेगा, इसी पोर्शन से बाहर और इसी पोर्शन से अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में एक तो होता है पेयर ऑफ किडनी,
फिर उस किडनी से बाहर एक डक्ट निकलती है, दोनों ही किडनी से एक एक निकलती है, तो टोटल एक पेयर ऐसी डक्ट हो जाती है जिसे यूरिटर कहते हैं। ये बेसिकली किडनी से यूरिन को लेकर आती है और किसमें, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिल करती है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जब ये ब्लैडर पूरी तरह से फिल हो जाता है, जैसे जैसे इसमें यूरिन फिल होता है ये बड़ा होता जाता है, और फिर जब ये अपनी फुल कैपेसिटी में हो जाएगा तो अपन को अर्ज होगी यूरिन को बाहर निकालने की। उस समय यहां से यूरिथ्रा से होता हुआ यूरिन बाहर चला जाता है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उसमें 4 पोर्शन हो गए, एक किडनी, एक यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। इसके अलावा जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वो सब क्या है उसे समझते हैं। देखो, जब अपन ने हार्ट किया था तो उसमें एक था ऑर्टा और एक थी वेना केवा। सबसे बड़ी वेन कौन सी थी? वेना केवा। और सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी थी? ऑर्टा। तो ये जो दो आप पाइप देख पा रहे हैं, ब्लू वाला पाइप जो है वो वेना केवा है और जो रेड वाला पाइप है वो ऑर्टा का है। अब ब्लू वाले पाइप से जो डक्ट इधर और इधर जा रही है वो किडनी को जाने वाली आर्टरी है, सॉरी वेन है। क्या है? वेन। इसे रीनल वेन कहते हैं। अपनी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और ऑर्टा से जो रेड कलर का पाइप इधर और इधर जा रहा है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने इस वाले सिस्टम के बारे में था। अब एक एक करके अपन देखते हैं। ज्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं अपनी बुक में, थोड़ा ही है, अच्छे से समझना उसको। सबसे पहला है किडनी। तो किडनी कितनी होती है? 1 पेयर। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 किडनी। अब किडनी होती कहां पर है? तो किडनी देखो अपने लोअर एब्डोमेन में होती है। इसको अपन समझते हैं लोअर एब्डोमेन में क्या। देखो, ये अपना नेक रीजन है और ये अपना बीच वाला पोर्शन और ये अपने यहां से लेग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने अंदर की तरफ डायफ्राम होता है। तो ऊपर की तरफ तो होता है थोरेसिक पार्ट और नीचे की तरफ क्या होता है? एब्डोमेन। एब्डोमेन में अपने जो एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन होते हैं वो भी होते हैं, जैसे स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब भी होते हैं। लोअर एब्डोमेन में यहां पर अपने क्या होती है? किडनी होती है। लेकिन आगे की तरफ तो अपने एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन आ जाते हैं। तो फिर ये किडनी होती कहां पर है? पीछे की तरफ। जो अपना मतलब वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके इस तरफ और इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या होती है? किडनी होती है। तो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन के एक इस तरफ या इस तरफ। बैकबोन को अपन वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब किडनी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर और होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी अभी अपन समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि किडनी जो है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन ही किडनी का अंदर से स्ट्रक्चर भी बनाती है और नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन बनता है। तो यूरिन नेफ्रॉन के अंदर बनता है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यूरिन कहां पे बनता है? किडनी के अंदर। कैसे बनेगा उसे अभी अपन समझेंगे। एक बार किडनी में जब यूरिन बन जाएगा तो वो यूरिन यहां से यूरिनरी ब्लैडर, जहां तक अपन टेम्पररी स्टोर करते हैं, वहां तक ले जाने के लिए एक डक्ट होती है जिसे क्या कहते हैं? यूरिटर। यूरिटर ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। क्यों जरूरत है? नहीं तो अपन को दिन भर यूरिन सिक्रेट करना पड़ता। तो ये क्या करता है? यूरिन को अंदर इकट्ठा कर लेता है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होता जाएगा ये थोड़ा एक्सपांड होता रहता है। तो जब ये एक कैपेसिटी से ऊपर फुल हो जाएगा तब अपन को अर्ज होगी और अपन इसको पुश करते हैं और फिर यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के क्या क्या पोर्शन हो गए? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। आगे देखो एक चीज समझते हैं कि ह्यूमन में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है CO2, एक होता है H2O और एक होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। CO2 जो होती है वो अपन लंग से बाहर निकाल देते हैं। H2O अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेंगे। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो अपनी बॉडी में पहले तो बनता है अमोनिया, और फिर अमोनिया को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिया में। कुछ अमाउंट में अपन ने अंदर यूरिक एसिड भी बनता है और इन दोनों को बाहर निकालने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? किडनी का इस्तेमाल करते हैं। मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट पूछे ह्यूमन का कौन सा है, तो वो कौन सा है? यूरिया। तो आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है और ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी के जो फंक्शन होते हैं, जो कि यूरिन फॉर्मेशन है या ब्लड को फिल्टर करना है, जिसमें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो बाहर निकाले जाते हैं ब्लड से, वो बेसिकली कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन परफॉर्म करता है।
एक नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अपनी बुक में भी एक डायग्राम दे रखा है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर बनाना है और इस कप शेप के स्ट्रक्चर में देखो यहाँ से एक अपन को पाइप अंटर कराना और यहाँ से भी एक बार निकालना है। इस वाले की थिकनेस ज़्यादा लेनी है, इस वाले की थिकनेस कम लेनी है और इसके बीच में क्या करना है, अपन को कैपिलरीज बना देनी है। ठीक है, ये जो अंदर आती है अपनी बुक में इसका लेबल नहीं है, अब चाहे तो याद कर लो, हायर क्लासेज में काम ही आएगा। ये एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है और ये जो निकलती है इसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और ये जो बीच में कैपिलरी का जो पूरा ऐसे नेटवर्क बन गया इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस और इस कप शेप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है वो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक देखो पहले ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट है, इस पोर्शन को कॉइल पोर्शन को अपन कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड। क्या कहते हैं, कॉन्व्यूलेटेड। एक ये देखो ये भी कॉन्व्यूलेटेड पार्ट है, लेकिन ये वाला कॉन्व्यूलेटेड पार्ट जो है वो बॉम्बन्स कैप्सूल के पास में, और पास को कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो ये वाला जो कॉन्व्यूलेटेड पार्ट है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में कहते हैं पीसीटी। ये दूर है तो इसे कहेंगे डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स और इसे कहेंगे डीसीटी। और इन दोनों के बीच में एक यू शेप का जो होता है एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कहते हैं। एक और चीज, यहाँ से ये जो बाहर निकल रही है इसे आर्ट्रियोल कहते हैं। आर्ट्रियोल क्या होती है, तो देखो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ऑर्टा। क्या होती है, ऑर्टा। और वो ऑर्टा जब डिवाइड होती है तो आर्टरी बनाती है। ठीक है, आर्टरी छोटी आर्टरी होती है और ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, लेकिन आर्टरी जो होती है वो जब डिवाइड होती है तो आर्ट्रियोल बनाती है। क्या बनाती है, आर्ट्रियोल। और फिर आर्ट्रियोल डिवाइड करके कैपिलरी बनाती है। तो यहाँ से आर्ट्रियोल जब डिवाइड करेगी कैपिलरी बनाएगी, ये उसकी ब्रांच है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं जोड़ी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ऐसे कैसे किडनी के अंदर रीनल वेन भी जाती है, तो रीनल वेन से भी एक ब्रांच बनेगी, कैपिलरी बनेगी, वो ये ब्लू वाली है। और ये दोनों इसके चारों तरफ यहाँ पर होती है ताकि यहाँ पर क्या हो सके, चीज़ों का एक्सचेंज हो सके, ये कैपिलरी नेटवर्क। ये नेफ्रॉन जो है फाइनली एक डक्ट में खुलता है और इस डक्ट में सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन खुल रहा है, यहाँ पर भी खुल रहा है, यहाँ पर भी खुल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये अलग अलग नेफ्रॉन से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है यूरिन को। ठीक है, तो ये अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो कि डायग्राम में। और अपन को थ्योरी क्या लिखनी है वो बहुत कम है क्योंकि बुक में ही नहीं लिखी हुई। तो अपन को एक तो लिखना है, एक नेफ्रॉन के दो पोर्शन होते हैं। ये आगे वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे मेल्पिगियन बॉडी और एक पोर्शन होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो मेल्पिगियन बॉडी होती है उसमें दो चीज़ें होती है, बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बॉमन्स कैप्सूल क्या होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, और ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो अंदर दिख रहा है। फिर ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, एक पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप। ठीक है, और बहुत सारे नेफ्रॉन किस में खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। तो ये अपने नेफ्रॉन का क्या है, स्ट्रक्चर। जब आपको क्या है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाओ तो ये आपको बनाना है डायग्राम और इतना सा लिखना है। ठीक है, अब इस नेफ्रॉन में यूरिन कैसे बनता है उसको अपन समझते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं यूरिन कैसे फॉर्म होता है। तो इस एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आएगा और इस कैपिलरी में जाएगा और फिर कैपिलरी से ये वापस इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर चला जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट का क्या है, कम है, और इस वजह से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पर आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, यहाँ पर पोर होते हैं। ठीक है, और इन पोर से होता हुआ ब्लड क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। क्योंकि ये पोर बहुत छोटे होते हैं इसलिए इस फर्स्ट स्टेप को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट यहाँ आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो फिल्ट्रेट, जिसे इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, इनिशियल फिल्ट्रेट, कि भाई स्टार्ट में जो फिल्ट्रेट हुआ है वो, इसमें यूरिया तो होता है जो अपन बाहर निकालना चाहते हैं, वेस्ट वो तो होता है, लेकिन साथ में बहुत सारे काम की चीज़ें भी चली जाती है, प्रोटीन भी चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, तो उनको वापस, वाटर भी चला जाता है, तो उसे वापस एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो जो सेकेंड पोर्शन होता है वो होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब ये फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा
इस वाले पोर्शन के अंदर से, तो बॉडी अपनी नीड के हिसाब से इनमें से चीज़ें क्या कर लेती है, वापस रीएब्जॉर्ब करती है, मतलब वापस खींच लेती है। जैसे पानी चाहिए तो पानी वापस खींच लेगी, नहीं चाहिए तो कम खींचेगी। अगर कोई एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है अगर वो जा रहे हैं तो उनको तो वापस खींचना ही है। तो जैसी नीड होगी बॉडी उस हिसाब से इस फिल्ट्रेट्स में से चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती है और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाऊंगा। किडनी जो होती है वो एक दिन में करीब 180 लीटर क्या करती है, फिल्टर करती है, मतलब अपने ब्लड को बार बार फिल्टर कर देती है। बेसिकली 180 लीटर फिल्टर करती है। लेकिन अपन एक हेल्दी पर्सन एक दिन में यूरिन सिक्रेट करता है 1 to 2 लीटर। इसका मतलब ऑलमोस्ट देखो 178 से 179 लीटर जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ 180 लीटर, ये कौन सा फिल्ट्रेट है जो यहाँ पर फिल्टर हो गया था। अगर ये का ये सब बाहर निकाल देता तो करीब अपन 180 लीटर यूरिन सिक्रेट करते, लेकिन अपन इतना नहीं करते। तो वो गया कहाँ पर, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद में रखना। ठीक है, लास्ट जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके जो आसपास भी कुछ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट रह जाते हैं उन्हें यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहले फिल्ट्रेशन होगा जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे, ये कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा, और यहाँ से जो फिल्टर होगा वो बॉमन्स कैप्सूल में चला जाएगा। फिर सेकंड स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें अपन ये लिखेंगे कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, बहुत सारे अमाउंट में वाटर भी होता है, यूरिया तो होता ही है लेकिन ये सब चीज़ें भी होती है। और इन सब्सटेंस को, यूरिया के अलावा इन सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। और नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, इसमें जो वेस्ट होता है ट्यूबुलर पार्ट के अराउंड में उसे क्या किया जाता है, डीसीटी में डाल दिया जाता है। एक्टिवली का मतलब एनर्जी खर्च करके डाला जाएगा। द फ्लूइड देन ट्रांसफर टू कलेक्टिंग डक्ट। फिर यहाँ से फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, ऐसे ही किसी और नेफ्रॉन से भी आ जाएगा। और फिर जब ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के एंड पोर्शन में पहुँचता है तो अब इस फ्लूइड को अपन यूरिन कह सकते हैं। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एकदम सिंपल। एक देखो अपनी बुक में एक और टॉपिक दे रखा है जो कि है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, अगर किसी पर्सन में किडनी फेलियर हो जाए तो उन पर्सन में जब तक नई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस से काम चला जाता है। इसमें क्या करते हैं, आपकी आर्टरी में से एक लाइन निकाली जाती है जिससे ब्लड होता हुआ जाएगा, फिर पंप से एक इक्विपमेंट में अपन पास करेंगे। इस इक्विपमेंट में बहुत सारी ट्यूब्स होगी जिनकी दीवार जो वॉल जो है वो एसपीएम होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और उसके चारों तरफ एक सॉल्यूशन फिल कर रखा होता है जिसे डायलाइसिस सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड के जैसा का जैसा ही होता है। इसका मतलब पानी इधर उधर नहीं होगा, और जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। क्या नहीं होते, नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इस डायलाइसिस सॉल्यूशन में चले जाते हैं और फिर वो इस वाले पॉट में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। डायलाइसिस सॉल्यूशन कम ना हो जाए इसलिए यहाँ से नया फ्रेश डायलाइसिस सॉल्यूशन डालते रहते हैं। तो बेसिकली ये इक्विपमेंट किडनी की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उन पर्सन में इस्तेमाल में लिया जाता है जिनकी किडनी काम नहीं करती। और क्योंकि ये एक इक्विपमेंट है जो ह्यूमन ने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल, और किडनी की तरह ही काम कर रहा है इसलिए आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से फिल्टर हुआ ब्लड जो होता है वो वेन्स में वापस डाल दिया जाता है, तो उसमें ब्लड फिल्टर हो गया। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आर्टिफिशियल किडनी की डेफिनेशन क्या है। तो एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलाइसिस। डायलाइसिस इस फिल्टर मेथड को कहते हैं। डायलाइसिस आप हायर क्लासेज में देखेंगे कि फिल्ट्रेशन का एक मेथड होता है जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। हीमो का मतलब यहाँ ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो ब्लड को फिल्टर कर रहा है इसलिए इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अपनी बुक में ये एक पैराग्राफ में दे रखा है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे इसलिए मैंने ये भी करवा दिया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन एक्सक्रिएशन इन प्लांट, कि प्लांट में कैसे एक्सक्रिएशन होता है। तो जैसे एनिमल्स में एक्सक्रिएशन होता है, प्लांट में कुछ अलग तरीके से एक्सक्रिएशन होता है। उनमें कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन या जगह नहीं होती जहां से एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं। तो अपनी बुक में लिखा है कि प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट मेथड
फॉर एक्सक्रिएशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। अब क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो पहले तो अपन को ये देखना है कि प्लांट में कौन कौन सी चीजें एक्सक्रिएटरी है या वेस्ट है और वो उनको कैसे निकालते हैं। ये अपनी बुक में एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि प्लांट वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। तो देखो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है तो उस समय वो CO2 लेता है और H2O लेता है और ग्लूकोज बनाता है और एक साइड प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। और यही वजह है कि अपन ऑक्सीजन को भी प्लांट के लिए वेस्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं, स्टोमेटा से, क्योंकि वो क्या होता है, गैसेस होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा। या फिर प्लांट क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CO2 भी निकलती है प्लांट में रेस्पिरेशन की वजह से। अब इस CO2 का या तो प्लांट इसे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल में ले लेंगे या फिर इसे स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट है दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। देखो जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो कभी कभी जरूरत से ज्यादा वाटर हो सकता है। अब इस वाटर का क्या करें, तो जब अपन ज्यादा पानी पी लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, यूरिन के साथ उसे बाहर निकाल देते हैं। और अगर कम पानी हो तो अपन कम यूरिन बनाते हैं। लेकिन प्लांट में अगर ज्यादा पानी आ जाएगा तो फिर प्लांट क्या करेंगे, तो प्लांट ज्यादा ट्रांसपीरेशन शो करेंगे। तो एक्सेस वाटर जो होता है वो प्लांट कैसे हटाते हैं, ट्रांसपीरेशन से हटाते हैं। प्लांट कैन स्टोर वेस्ट इन सेलुलर वैक्यूल। प्लांट अपना वेस्ट वैक्यूल में भी इकट्ठा कर सकते हैं। वो भी वैक्यूल किस पार्ट की, जो ओल्ड पार्ट होते हैं, और स्पेशली लीफ जो होती है उसकी जो सेल होगी उसके वैक्यूल में प्लांट क्या करते हैं, वेस्ट इकट्ठा कर देते हैं। अब जब पुरानी लीफ नीचे गिरेगी तो उसके साथ वो वेस्ट भी नीचे गिर गया, ठीक है। सम वेस्ट जो होता है वो प्लांट क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं रूट से, ठीक है। और सम वेस्ट जो होते हैं वो प्लांट रेजिन्स के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में, ओल्ड जाइलम में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, जहां से वो बाद में अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट में एक्सक्रिएशन के डिफरेंट मोड हो गए, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूं, ये जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट रेजिन के फॉर्म में, गम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट, ये अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं। गम्स अपन खाते भी हैं, और जो गोंद जो होता है, हर तरीके का गोंद वैसा नहीं होता जिससे अपन कॉपी वगैरह चिपकाए, खाने वाले गोंद भी होते हैं। और रेजिन में बहुत सारे ऐसे रेजिन होते हैं जो अपन स्पाइसेस के फॉर्म में इस्तेमाल में करते हैं। कुछ एल्केलॉइड्स भी प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, जिसे अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो देखो यूरिन की जो अमाउंट है वो बेसिकली डिपेंड करती है वाटर पे, कि कितना पानी अपने अंदर है। अगर पानी ज्यादा है तो यूरिन ज्यादा बनेगा, अगर अपन ने पानी कम पिया है तो यूरिन कम बनेगा, एकदम सिंपल सा। और दूसरा, अगर अपने अंदर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट ज्यादा बन गए तो फिर उनको निकालने के लिए ज्यादा पानी अपन को यूरिन के साथ निकालना पड़ेगा। और अगर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट कम बन रहे तो अपन को यूरिन भी कम बनाना पड़ेगा। तो जो यूरिन की अमाउंट है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे। और वाटर जो है, अभी अपन ने देखा था यूरिन फॉर्मेशन के मेथड में कि एक स्टेप आता है जिसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो बॉडी अपनी नीड के हिसाब से फिर उस पानी को रीअब्जॉर्ब करती है। अगर अंदर पानी ज्यादा है, नीड कम है, तो पानी कम एब्जॉर्ब होगा, तो वो पानी सारा यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, तो अपन कहेंगे यूरिन ज्यादा बना। अगर बॉडी को नीड ज्यादा है पानी की तो बॉडी वापस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब ज्यादा कर लेगी, तो यूरिन में कम बच जाएगा, तो कम यूरिन निकलेगा, ठीक है। तो वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सेस वाटर ज्यादा है या फिर ज्यादा वेस्ट बाहर निकालना है, इन दोनों केस में लेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मोर यूरिन बनता है। और अगर अपनी बॉडी में पानी कम है या फिर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट कम है, ऐसे केस में ज्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो ट्यूब्यूल्स के अंदर पानी कम बचेगा और वो फिर यूरिन के साथ कम बाहर निकलेगा, इसका मतलब कम यूरिन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक अपनी बुक में एक पैराग्राफ में दे रखा है ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। तो देखो ऑर्गन डोनेशन, डोनेशन मतलब जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे को कुछ दे तो उसे डोनेट करना कहते हैं। और ऑर्गन डोनेशन मतलब ऑर्गन देगा। तो ऑर्गन डोनेशन इज ए एक्ट ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन टू अ पर्सन। और किस पर्सन को अपन ऑर्गन देंगे, ऑब्वियस थिंग है उस पर्सन को उस ऑर्गन की नीड होगी, या तो उसमें वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर उस पर्सन में वो ऑर्गन पूरी तरह से खराब हो गया, सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अब कौन ऑर्गन डोनेशन के लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कि डोनर की कंसेंट जरूरी है, मतलब उसकी मर्जी से ही आप उससे ऑर्गन ले सकते हो। दूसरा, ऑर्गन कौन डोनेट कर सकता है, हर कोई डोनेट कर सकता है, कुछ भी एज हो और कोई भी जेंडर हो, वो सब डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गन डोनेशन जो होता है जरूरत मतलब ज्यादातर ऑर्गन जो होते हैं उस
पर्सन से तब निकाले जाते हैं जब वो ब्रेन डेड हो जाता है या फिर वो मरने वाला होता है, तब तब उससे क्या निकाले जाते हैं, ऑर्गन निकाले जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन जो है आप जब जिंदा हो तभी भी आप किसी और को दे सकते हो, जैसे आप किडनी किसी को डोनेट कर सकते हो क्योंकि अपने अंदर दो होती है। लीवर और लंग्स का कुछ हिस्सा भी अपन क्या कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा पोर्शन बाकी रहा है, उसको भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि अपनी किडनी में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है, उसकी अमाउंट क्या है और यूरिन की अमाउंट क्या है। तो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है एक दिन में 180 लीटर बनता है, और यूरिन जो होता है वो एक हेल्दी पर्सन में 1 to 2 लीटर के बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जब इनिशियल फिल्ट्रेट 180 लीटर है तो फिर यूरिन 1 to 2 लीटर ही क्यों है। तो इसका कारण क्या है कि इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जिसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और पीछे सिर्फ 1 to 2 लीटर बचता है जो कि यूरिन के फॉर्म में अपन बाहर निकालते हैं। एक और चीज है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो देखो ट्रांसप्लांट का क्या मतलब होता है, एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटेशन। और ऑर्गन है, इसका मतलब ऑर्गन करेंगे। तो इन दिस ऑर्गन इज सर्जरिकली, मतलब सर्जरी करके एक पर्सन से रिमूव करते हैं और किसी दूसरे पर्सन जिसको नीड है उसको देते हैं। जिस पर्सन से रिमूव करेंगे वो ऑर्गन डोनर कहलाएगा, जिसमें ट्रांसफर करेंगे उसे रिसिपिएंट कहेंगे। कौन कौन से ऑर्गन जो है कॉमनली ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, कॉर्निया जो सबसे ज्यादा होता है, आपने सुना होगा आई ट्रांसप्लांट। बेसिकली आई बॉल पूरी ट्रांसप्लांट नहीं की जाती, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। किडनी जो भी बहुत, किडनी तो किसी पर्सन की लिविंग स्टेज में भी आप वो किसी और पर्सन को दे सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये सारी चीजें ट्रांसप्लांट की जाती है। इनमें से किडनी और लीवर और लंग्स का कुछ हिस्सा जो है आप जब डोनर जिंदा हो तभी भी वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसी के साथ ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये जो एक्सक्रिएटरी जो प्रोसेस था ये भी अपना पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।